नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने के लिए एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जो काव्य की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में, कविताओं की दुनिया में एक ऐसा हस्ताक्षर है जो छत्तीसगढ़ के होते हुए पूरे देश और विश्व में, भारत भर में छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अपनी लेखनी से, अपनी कविता से, अपने साहित्य से भरसक ही उन लोगों का मन आकर्षित कर लेते हैं। उनके लिखे गीत, उनके लिखी कविता, उनके लिखे साहित्य आज परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मीर अली मीर साहब है। साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार, जय जोहार। एक छोटे से गांव से निकल के छत्तीसगढ़ के पावन धरा पे छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करना और उसके बाद देश और दुनिया में ख्याति बटोरना, कैसे ये सफर संभव हुआ? गांव निश्चित रूप से एक इंसान जब शहर में जन्म लेता है और समझदारी आने के पहले गांव चला जाता है, तो गांव का प्रवेश माने हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो संस्कृतियों का परिवेश है। और हम देखते हैं कि सादगी और शांत अपना प्रदेश है। तो जब गांव की ग्रामीण व्यवस्था और गांव का संचालन करने वाले वहां के मुखिया लोगों की योग्यता, हालांकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन जिस ढंग से पंचायतों में बैठ कर के निर्णय दिया करते थे, तो उनकी सादगी, उनका समर्पण और गांव के लोगों की एकजुटता माने हमारी संस्कृति हमारे समाज में संग्रहित है, उसको सहेजने का प्रयास कैसे करते हैं गांव के लोग। तो वहीं से मेरे को प्रेरणा मिली और मैं आज आपके सामने हूं। गांव के लोग शहर का मोह करते हैं, शहर के लोग शहर में गांव तलाशते हैं, कैसे संभव होगा और क्यों ऐसी स्थिति बन गई? स्थिति क्या है, मैंने अनुभव किया कि आधुनिकता को लेकर के हम अपनी संस्कृति को संचालित करें तो निश्चित रूप से एक नयापन आएगा। शहर एक चुंबक हो गया, मालूम है, और गांव के लोग जो हैं लोहा बन गए हैं। इतना आकर्षण उनके मन में आता है कि वो शहर की तरफ चले आते हैं। शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े लोग, इन सबको देख करके उनमें, उसके मन में जब कुछ बात आती है तो गांव के तालाब में उसकी चर्चा होती है कि आज मैं शहर गया था तो ये देखा, वो देखा, पिक्चर देखा तो ढिशुम मारा, इस हाथ से मारा, उस हाथ से मारा, ये सब चर्चा करता है। तो गांव के लोगों के मन में एक आकर्षण पैदा होता है और वो सोचने लगते हैं कि मैं भी काश शहर में रहता। ये जो बातें बताई जा रही हैं वो मैं जीता शहर में रह के, जो गांव में संभव नहीं है। तो इस प्रकार से गांव और शहर का जो मिलाप है ना, खासकर शहर के जो 8, 10, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के दायरे में जो गांव बसा हुआ है, वो सुबह टिफिन लेकर के साइकिल में शहर आना शुरू कर दिए और शहर की व्यवस्था को बिगाड़ने का उन्होंने बहुत बड़ा शोषक के रूप में मैं उनको देखता हूं कि भाई उनकी आवश्यकताएं, चारों तरफ शहर से इतने लोग शहर में प्रवेश करते हैं कि शहर की जो जीवन की आवश्यकताएं हैं वो चरमरा जाती है। और इस प्रकार से इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो शासन को मैं ये कह रहा हूं कि जब शहर के लोग, ये गांव के लोग जब शहर में आते हैं तो उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनको मैनेज करने के लिए हमें कुछ प्रयास करना चाहिए ताकि वो सही मैनेजमेंट हो। उनके शाम के घर जाते तक जो दिन भर का वातावरण है वो कैसे परिष्कृत हो, कैसे अच्छे लोगों से वो मिले, कैसे अच्छी उनको सुविधा मिले, इस तरफ ध्यान जाएगा तो निश्चित रूप से गांव और शहर के लोगों की जो मानसिकता है वो बदलेगी। अच्छा, एक और बड़ी अजीब विडंबना है, आप तो जीते हैं इन तमाम चीजों को, लिखते पढ़ते हैं उस पे, कि जब लोग गांव से शहर आ जाते हैं, शहर को अपना अस्थायी ठिकाना बना लेते हैं, एक समय के बाद गांव की याद आ जाती है और गांव ही तलाशते हैं और अंततः आपने कहा कि समझने से पहले गांव वापस चले जाते हैं। हाँ, मैं तो गांव अभी भी गया था तो गांव के लोगों की एक शिकायत मिली मुझे कि गांव में खेतों में खेतीहर मजदूर नहीं मिल रहे हैं। अब सोचिए,
आबादी इतनी है, सरकार को इतना दबाव में रखा गया है कि बेरोजगार हैं लोग, बेरोजगार हैं लोग, कहाँ है बेरोजगारी। ये मैं चिंतन में लाया कि गांव में जब रोजगार है तो वहां पर मजदूर नहीं मिल रहे हैं और शहर के लोग हर चौक चौराहे में बेरोजगार मिलेंगे। ये परिवर्तन है। शहर के लोग बेरोजगार हो गए हैं, गांव के लोग शहर में आकर के बड़ी ईमानदारी से 2 पैसा कमा करके गांव जा रहे हैं और फिर सुबह शहर चले आ रहे हैं। तो ये जो तालमेल है कि शहर के लोग क्यों इस प्रकार से अव्यवस्थित हो गए। हर चौक में मैं देखता हूं नशे का कारोबार है और बड़े लोगों को मैंने कट कमीशन में जीते देखा। तो ये चीजें निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बहुत घातक दिखलाई पड़ रही है। गांव में मजदूर नहीं मिल रहे हैं और शहर के लोग बेकार हैं। बेकार। राज्य स्थापना के 25 साल हो गए साहब। हम अपने रजत जयंती समारोह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश दुनिया भर में इसका आयोजन किया जा रहा है। 25 साल के छत्तीसगढ़ को आप कैसे देखते हैं? छत्तीसगढ़ कहां से कहां तक पहुंचा? छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उसमें सहयोग हमारे छत्तीसगढ़ वासियों का, उसमें त्याग हमारे छत्तीसगढ़ वासियों का। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे तो उन्होंने संसद सदस्य की 11 सीटें मांगी और हमारे लोगों ने 10 सीटें दी। ये सोचिए कि एक देश का प्रधानमंत्री जब किसी बात को लोगों के समक्ष कहता है तो लोग कैसे सहयोग करते हैं और उनके सहयोग और त्याग से बिना किसी भेदभाव के छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ। और हमारा छत्तीसगढ़ आप देखिए, जहां रामायण और महाभारत काल के साक्षी यहां आपको मिलेंगे। कितना वैभवशाली था हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश। उसके वैभव का दर्शन हमें भोरम देव में मिलेगा, मल्हार में मिलेगा। ये वैभवशाली प्रदेश। और भगवान राम की चर्चा यदि हम ना करें छत्तीसगढ़ में रह करके तो अन्याय होगा। भगवान राम का ननिहाल, माता सीता का जो मंदिर रमई पाट में है, मैं जब रमई पाट गया, चैत महीने के पुन्नी में वहां मेला लगता है, तो मेरे को पता चला कि रामायण कालीन जो साक्ष्य हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ में है। साहित्य का सफर कैसा रहा इस 25 सालों का, आपका भी और पूरे छत्तीसगढ़ का? साहित्य के सफर में मैं एक बात कह रहा हूं कि इतना ज्यादा रचनाकार हुए, रचनाएं लिखी गई, बहुत जल्दबाजी में लोग रचना कर रहे हैं। अच्छी बात है, गद्य में भी लिखे जा रहे हैं, पद्य में भी लिखे जा रहे हैं। मैं जब छत्तीसगढ़ी में लिखता हूं तो लोग मुझे कहते हैं कि क्या आप घर में छत्तीसगढ़ी बोलते हैं? तब मैं उनको जवाब देता हूं कि आप कभी मेरे घर गए? मंच में कह देना और कह करके बाकी उंगलियां अपने तरफ है। मैं कहा पारिवारिक वातावरण जो होता है ना, वो अपने परिवेश के हिसाब से चलता है। मैं पूरा जीवन, मेरा पूरा परिवार, आज भी मैं छत्तीसगढ़ी भाषा को जीवंत बनाते हुए अपने परिवार में भी प्रतिदिन बोलने का प्रयास करता हूं। मेरे बच्चे भी प्रयास करते हैं ताकि हमारी वो बोली भाषा विलुप्त न हो जाए। और एक साहित्यकार जो है अपनी कलम के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचे। मैं तो कविता को गांव की चौपाल में ले जाने वाला कवि हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानेंगे। सुनाइए, आप सुनाइएगा तब मानेंगे। मतलब मेरी इतनी साहस नहीं है कि मैं मीर अली मीर साहब को मैं मानूं ना मानूं, लेकिन आप अगर सुनाएंगे दर्शकों को तब थोड़ा और आनंद आएगा। मैं गांव की चौपाल में आजकल वर्तमान परिवेश को लेकर भी कविताएं कहता हूं कि हमारे बुजुर्ग मुखिया सियान कहा करते थे, कखरो कान झन तिपाए, कखरो गोड़ में कांटा झन गड़े। बताओ कितना दुर्लभ संयोग वाली बात हमारे पूर्वज कह गए कि ककरो कान झन तिपाए, गोड़ में कांटा झन गड़े। कि ककरो कान झन तिपाए, गोड़ में कांटा झन गड़े।
अत के बिनती है विधाता तोर सो, सबो जुर मिल रहे, सबो जुर मिल रहे। घर जिंदगी अपने अपन अपने है निया, और झगड़ा झांसी जन माढ़ कर हियाव। भाग मानी मानुष चोला पर के दुख हरे, गोड़ में कांटा झनगड़े ककरो कांझंती पे। अत के बिनती है विधाता तोर सो, सबो जुर मिल रहे, सबो जुर मिल रहे। क्या बात, अभाव देखने को मिल रहा है, सबो जुर मिल रहे हैं, ये स्थिति नई दिखाई पड़ रही है। और एक अजीब सा संग्राम भीतर भीतर छत्तीसगढ़ में चल रहा है कि साहब छत्तीसगढ़ राज्य हमारा, बोली हमारी, भाषा हमारा, संस्कृति हमारा, तीज त्योहार हमारा। अब उसके बाद स्थानीयवाद, छत्तीसगढ़ियावाद, छत्तीसगढ़ की अस्मिता की लड़ाई, ये कैसे ऐसी स्थिति बन गई जबकि छत्तीसगढ़ बेहद शांत प्रदेश माना जाता है? देखो, शांत अभी भी है हमारा प्रदेश, अपवाद तो हर जगह है। मेरे घर में है, मेरे खुद में है। तो इतना बड़ा प्रदेश, आदिवासी बहुल्य प्रदेश, जहां की संस्कृतियां उनके दिलों में सांस लेती हैं। संस्कृतियां जहां सांस लेती हों, अब उसका उद्गम जब दिल से होता है तो सोचिए कि हमारा छत्तीसगढ़ कितना शांत और लोकप्रिय रहा है। परिवेश को प्रेरक बनाने की आवश्यकता पड़ी है। आप परिवेश को देखें, मैं यहां बैठा हूं कि आसपास के परिवेश का हम मूल्यांकन करें। गांव में जाएं तो गांव के परिवेश का मूल्यांकन करें। जब गांव के लोग शहर में आते हैं तो शहर के लोग, बड़े बड़े व्यापारी छत्तीसगढ़ी में बोलना शुरू कर देते हैं। अधिकारियों के लिए स्पेशल क्लास लगा था, याद है आपको भी, हमको भी याद है कि लोग ट्रेनिंग देने जाते थे अधिकारियों को, बड़े बड़े जो आईएएस अधिकारी के साथ छत्तीसगढ़ी ऐसे बोलना है आपको, ऐसा करके। हाँ, इसके लिए बहुत प्रयास, शासन जो है ना हर स्तर पर चाहती है। जब बृजमोहन अग्रवाल जी 2007 में छत्तीसगढ़ी राजभाषा के प्रति अपना कलेवर लेके आते हैं विधानसभा में, तो सोचिए, कल्पना करिए कि किस ढंग से भाषा के प्रति हमारे जो संस्कारिक नेतागण हैं, मैं खासकर संस्कारिक कहता हूं ऐसे लोगों को जो अपनी मातृभाषा और भाषा के प्रति समर्पण का भाव लेकर चलते हैं। तो मैं वही कह रहा था कि गांव के लोग जब शहर में आते हैं तो शहर के बड़े बड़े व्यापारी, कार्यकर्ता, सारे लोग छत्तीसगढ़ी में बात करना, व्यवहार करना, इस ढंग से लोगों को मोहित कर देते हैं कि यदि आदमी कुछ खरीदना चाह रहा है तो वो उससे ज्यादा खरीद कर ले जाता है। शादी ब्याह के सीजन में तो मैंने इतनी बातें होती, अगर 200 साड़ी खरीदना है तो उसको 300 थमा देते हैं, ले ना पैसा बाद में देते रही बे। बिल्कुल सही। उधारी बाड़ी करके कैसा भी करके अपना व्यापार चला लेते हैं। मैंने मशीन और एक तरफ कस्टमर, दो चीजें मैं देख रहा हूं शहर में। शहर की जिंदगी मशीनी है और गांव के लोग कस्टमर बन के आते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के लोग या तो मास्टर बन गए, या पटवारी बन गए, या ग्राम सेवक बन गए। उसके आगे के लिए उनका प्रयास जो है असफल हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब वो बैठते हैं तो पता नहीं कहां पर फर्क आ जाता है कि वो पिछड़ जाते हैं। तो भाषा के लिए, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए हमारे युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और हम चाहते हैं शासन से कि ऐसी प्रशिक्षण व्यवस्था करें हमारे छत्तीसगढ़ में, ताकि हमारे छत्तीसगढ़िया लोग क्लास 1 पोस्ट में जाएं और अपनी भाषा संस्कृति को विकसित करें। एक सवाल ले लेता हूं आपसे जुड़ा हुआ, नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेशन होना, वो सुखद पल कैसा था? और कैसे वो सहयोग बना? अब देखिए, मैं जब अपनी कविताओं को लेकर पहली बार 2010 में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े पंचायत विधानसभा में पहुंचा, तो मैं बड़ा श्रेय देता हूं कि एक स्कूल मास्टर को इतने बड़े मंच में पहुंचाना। उस समय हमारे विधायक देवजी भाई पटेल हुआ करते थे, मंत्री हमारे संस्कृति मंत्री आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी हुआ करते थे। उन्होंने मेरे को अपने स्कूल के कार्यक्रम में सुना
और मुझे बुला करके इतना बड़ा मंच दिया, और उसमें मेरी जब बारी आई तो ऐसा अद्भुत संयोग मिला। माँ शारदे की कृपा मैं मानता हूं कि अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, मुख्यमंत्री सारे लोग लगातार ताली बजा करके मुझे प्रोत्साहित करते रहे। और तीसरे दिन मैं प्रदेश के मुखिया के साथ हेलीकॉप्टर में काव्य पाठ करने के लिए जाता हूं। ये हेलीकॉप्टर में बैठ के काव्य पाठ करने जाने की जो बातें हैं, वो जब अखबार में छपी तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये आदमी को हमने कभी मंच में देखा नहीं, कभी सुना नहीं, इतनी रफ्तार से कैसे ये हेलीकॉप्टर में सवार होकर के काव्य पाठ करने जा रहा है। और मेरी कविता जो है ना, एक नमनाज जी कविता को मैं चाहता हूं कि वो पहली ऐसी कविता है जो बहुत ज्यादा वायरल हुई छत्तीसगढ़ी में। देवेश तिवारी हमारे एक पत्रकार हैं, और वो जब नया रायपुर में राज्योत्सव में मुझे सुन करके जब उसको फेसबुक में डालते हैं तो पूरी दुनिया देखती है, बड़ा वायरल होता है। जहां मैं जाता था मेरी कविता मेरे से पहले पहुंच जाया करती थी, नाम के साथ, प्रचार के साथ। तो ये सारी चीजें जो हैं समाज, और मैं समाज को लेकर के गांव में ज्यादा चौपाल में पहुंच करके कविता पाठ आपने उस करना। कविता का जिक्र किया नंदा जाहे का, मतलब आपके मुंह से अगर ना सुने तो ये तो हमारा दुर्भाग्य होगा। इस स्टूडियो में आप समय निकाल के आए और जी, अगर जी। ना सुने तो कैसे काम चलेगा? जरा आप उसमें बहुत बड़ा चिंतन है। उसका लिखने का कारण है कि गांव हमारा कैसा था छत्तीसगढ़ में। खदर के छानी माटी के भिचिया, गोबर पानी लिपा। ये गांव का दृश्य मैं देखा पूरा जीवन, कि खादर यौ छानी माटी के भिचिया, गोबर पानी लिपाय। औ माटी के चूल्हा माजे वंचूर थे, छेना आगी गुंगुआय, परोसी नागी मांगे बर आय। ये दृश्य। दूसरा दृश्य, गरुआ के चरैया औ ढेलवानी रचैया, ओगरे पछीना लरपोट लेते तोर, ओगरे पछीना लरपोट लेते तोर, औ बासी बोरे पसियाला सपोट लेते तोर। गरुआ के चरैया गो। और जब कमियां खेत में गया है तो उसकी कमैलिन बासी पेज लेके जाती है दोपहर में, तो उसका देखो सोचना, पसीना निकला हुआ है कमियां का बदन से और उससे खुशबू आ रही है, तो उसके मन का भाव देखो। वो तो खा रहा है बासी पेज, तो ये मन में गा रही है कि बड़ माम हाथे कैसे पेज के ननैया, के बड़ माम हाथे कैसे पेज के ननैया, ओलहा नांगर लाथो किन जोत लेते तोर, और बासी बोरे पसियाला सपोट लेते तोर। ये चिंतन, इसको लेके मैं लिखा नंदा जही का काबर, कि सिया नहा के सियानी। अब देखो चित्र बदलता है। सिया नहा के सियानी, मीता नहा के मितानी, औ किसन हा के किसानी, कभू झन घुनावे रे, के झन घुनावे झन घुनावे झन घुनावे ना, हमर गाँव के गहना गुरिया गा, हमर गाँव के गहना गुरिया गा। और गांव के गहना गुड़िया का होते, वो नंदाजही में। ये चिंतन लिखे कारण यही है, ए नंदाजही का रे, नंदाजही का रे, नंदाजही का, कमरा यो खुमरी अरे तू तारी, अर ता ता छू,
के होत्र बिहनिया पखरा के आगी, टेढ़गा है चौंगी टेढ़गा है पागी, नोई झूले जस गरकस माला, धारे कसेली दौड़ा थे ग्वाला, टेढ़गा लौड़ीला बाखा दबाए, बंसी के धुन मा धेनु चरैया, नंदा जही का हे नंदा जही का रे, नंदा जही का रे, नंदा जही का, कमरा यो खुमरी अरे तू तारी, अरा ता छू। राष्ट्रीय अवार्ड मिला आपके इस लिखे गीत, राष्ट्रीय वो भूलन द मेज को। हाँ पिक्चर पे, पिक्चर पे जी। मतलब छत्तीसगढ़ के सिनेमा को राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित होना, तो उसमें आपके लिखे गीत पे पिक्चराइजेशन होना, आप भी थे उसमें। जी मैंने देखा उस पिक्चर को। उसमें क्या है कि भूलन द मेज, इसके पीछे की कहानी मनोज वर्मा ने 2012 में मुझे सुना राज्योत्सव नवा रायपुर में। तो मुझे ढूंढते थे कि आदमी कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। 2-2.5 साल बाद एक कार्यक्रम हुआ मुक्ताकाशी मंच में, तो मुझे फिर उन्होंने सुना। सुनने के बाद वो अवाक रह गए कि यार जिस आदमी को मैं ढूंढ रहा हूं वो इतना करीब है। फिर वो मेरे को कार्यक्रम के समाप्ति के बाद मेरे से मिले, अपनी गाड़ी में बिठा के अपने स्टूडियो ले गए और बताया कि सर ये कहानी है और इस कहानी में आपके इस गीत की आवश्यकता है और मुझे ये गीत हर हाल में चाहिए। तो मेरे लिए मैंने एकदम सुखद आश्चर्य ये रहा कि संजीव बख्शी जी की किताब भूलन कांदा, और स्टूडियो में उन्होंने संजीव बख्शी जी को बुलाया। तो संजीव बख्शी किताब लिखने वाले इतने बड़े साहित्यकार, उनके शब्द जो है बोले मीर साहब ये गीत क्या आपने मेरे किताब के लिए लिखी है क्या, ये उनके मन में भावना आ गई। और इस प्रकार से ये भूलन द मेज में ये गाना चला गया। और फिर एक सिचुएशन दिया उन्होंने, यार इस सिचुएशन पे आपको एक गीत लिखना है। तो मैंने गीत लिखा कि अमावस के देहरी मादिया कस अंजोर, हमर जिंदगी लगा थे बर बन गे सजोर। सोनी ने इस गीत को गाया, अमावस के देहरी में दिया का संजोर। माने अमावस घोर अंधियारी रात और उसमें एक दीपक की तरह लौ बन जाना बहुत बड़ी बात है। तो इस गीत को भी उन्होंने फिल्म में लिया। ये मेरी रचना, मेरी कलम से निकली हुई। और एक बात बताता हूं, जब पिक्चर की शुरुआत होती है ना, तो ट्यूनिंग में बांसुरी बजती है, टाइटल में एक बांसुरी बजती है। तो उसमें ददरिया का मेरा जो ट्यूनिंग है, जिसको बीच बीच में वो कोटवार गाता है उस पिक्चर में, तै तरोई फोक लाला मिझारे कैसे वो चनादार माँ, के आमा संगो ही मिलाए सजनी, के आमा संगो ही मिलाए सजनी, और नून चेहरा कैसे डारे खवाए मोहनी वो चनादार माँ, तै तरोई फोक लाला मिझारे कैसे वो चनादार माँ। तो शुरुआत में भी मेरी रचना पे ट्यूनिंग बजी, गीत बजा। संगीत ने जीवन में गीत को इतना ज्यादा हाईलाइट किया और वो गीत जो है अमर हो गया। मैं जहां भी जाता हूं तो वो नंदा जही वाले को बुलाना है, ऐसा करके लोग आयोजक लोग बोलते हैं, हालांकि नाम नहीं जानते। तो ये पर्यायवाची शब्द मेरे पीछे जुड़ गया। तो कई जने बोलते हैं मीर अली मीर नंदा जही का, मैं कहा ऐसा मत बोलो। शाब्दिक अर्थ में बहुत फर्क आता है। तो ये है कि एक रिकॉर्ड बना, कही देवे संदेश पहली फिल्म छत्तीसगढ़ी की, और भूलन द मेज पहली फिल्म जिसको नेशनल अवार्ड मिला। तो ये आने वाले समय में बच्चों को उनके सामान्य ज्ञान में बात पूछी जाएगी कि छत्तीसगढ़ की ऐसी पहली फिल्म कौन सी है जिसको नेशनल अवार्ड मिला। एक लाइन जोड़ देते उसमें कौन से गीतकार थे, किनकी रचना थी? मीर अली मीर साहब का नाम आएगा।
एक आखिरी समय समापन का वक्त है, एक कोई अपनी अच्छी सी कविता जो आपके दिल के बेहद करीब हो, दर्शकों को सुना दीजिए, फिर समाप्त करेंगे। मैं वैसे छत्तीसगढ़ी में ज्यादा लिखता हूँ, है ना। हिंदी में भी मैं जैसे कहता हूँ ना, बात दिल्ली से शुरू होती है ना, तब मैं देश प्रदेश के युवाओं को कहता हूं कि कोई तुम्हें बुला रहा तिरंगे को थामने। मां भारती जो है चाहती है कि युवाओं के हाथ में तिरंगा हो, कि कोई तुम्हें बुला रहा तिरंगे को थामने, अब डोर किन के हाथों में हो तू भी तो जान ले। उसका कारण है भारत विश्व गुरु कि जागती धरा में झुकता आसमान है, कि जागती धरा में झुकता आसमान है। ये देश मेरा स्वाभिमान है। हरियाली सपनों में रंग भर रही है, हरियाली सपनों में रंग भर रही है। स्वच्छ है परिवेश देखो सपने बुन रही है। जान है जहान है प्रत्यंचा है कमान है। ये देश मेरा देश ही महान है। जागती धरा में झुकता आसमान है। सागर को नाप लेंगे अपने कदम ताल से, कि सागर को नाप लेंगे अपने कदम ताल से। अंतरिक्ष भांप लेंगे अपने ही कमाल से। जान है जहान है मेरा देश ही महान है, कि जागती धरा में झुकता आसमान है। ये देश मेरा स्वाभिमान है। बेहद शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों को तमाम साहित्य की यात्रा समेत एक ऐसे जीवंत सच्चाई से आपने रूबरू कराया जिसपे सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। ग्रामीण और शहरी परिवेश में थोड़ी सी अगर अलग अलग चीजें स्थापित हो तो बेहतर समाज निर्मित होगा। बेहद शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।